नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आज बात करेंगे गरीबों का पर्चा 100 गुना महंगा। एक और जहां प्रदेश में सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं ला रही है, वहीं दूसरी तरफ अब राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब इलाज कराना गरीबों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित होने वाला है। राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शनिवार से मुफ्त इलाज की सुविधा बंद हो गई है। नए नियम लागू हो गए हैं। इसके बाद ओपीडी में ना तो आपको दवाएं मुफ्त मिलेंगी और ना ही मुफ्त जांचें हो सकेंगी। मरीजों को हॉस्पिटल ब्लॉक की ओपीडी में अब 1 रुपए के पर्चे की जगह 100 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि 6 महीने चलेगा। इसी तरह जांचों के लिए भी शुल्क देना होगा और भर्ती होने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। यानी एक कागज का पर्चा जिसमें डॉक्टर की ओपीडी प्रिंट होगी, उसके लिए आपको 100 रुपए चुकाने होंगे। जो जांचें गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मुफ्त में होनी चाहिए, उनके लिए भी लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अमूमन वो लोग पहुंचते हैं जो दवा इलाज का खर्च उठा पाने में समर्थ नहीं होते। ऐसे में ये निर्णय ऐसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। नए फैसले को लेकर अस्पताल में आने वाले मरीजों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब मरीज थे जिनका अस्पताल से मुफ्त इलाज हो जाता था। दरअसल लोहिया संस्थान में लोहिया अस्पताल के विलय का आदेश 7/2019 में जारी किया गया था। इसके साथ ही फैसला लिया गया था कि 2 साल तक अस्पताल के सभी विभागों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था लागू रहेगी। 2 साल बीत जाने के बाद इस साल अप्रैल में शासन ने नए नियमों का आदेश जारी किया था, जिसे आज से लागू किया गया है। नए नियम लागू होने पर मरीजों को इलाज के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि आखिर गरीबों को अब इलाज कैसे मिलेगा? कैसे रेहड़ी लगाने वाला इंसान 100 रुपए का पर्चा और महंगी जांचें कैसे कराएगा? फुटपाथ पर सोने वाला इंसान लोहिया अस्पताल से अपनी दवा कैसे लेगा? ये वो सवाल है जो गरीब जनता के मन में है। गरीबों का पर्चा अब महंगा हो गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो पर्चा 1 रुपए का मिलता था, अब वो पर्चा 100 रुपए का हो गया है। जो एक पीएमएस का हॉस्पिटल था, उसको इंस्टीट्यूट के साथ मर्ज कर दिया गया 2019 में। मर्ज वहां पे उस अस्पताल में जो एक पीएमएस लेवल का हॉस्पिटल था, वहां 1 रुपए का पर्चा कटता था। शासन ने यह निर्णय लिया कि 2 साल तक वही सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। तो जितनी ब्रॉड स्पेशलिटीज इंस्टीट्यूट की थी, उनको बेड्स वहां हॉस्पिटल में मिल गए और वहां पे ओपीडी के लिए 1 रुपए का खर्चा जैसे 1 रुपए का पर्चा जैसे शासन ने निर्णय लिया था, वो 2 साल के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल अब इंस्टीट्यूट का पार्ट है और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पेमेंट रहेगा इन द होल इंस्टीट्यूट। इसलिए ये आधार है कि 1 रुपए का पर्चा जो है वो अब 100 रुपए का पर्चा होगा। मैम, गरीब तबका है, 100 रुपए का पर्चा तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन ये जो एलएफटी, केएफटी या सीबीसी या जो भी जांचें होती हैं, जो जिसके जो दर बढ़ गए हैं, उसको कैसे अफोर्ड करेगा? बल्कि ये हॉस्पिटल ये एफिलेटेड गवर्नमेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल है, इस तरह से और भी के साथ, और सारा हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से ये विलय हुआ है। तो एक पहले इंस्टीट्यूट था, एक कंबाइंड हॉस्पिटल था। इंस्टीट्यूट वाज अ टर्शियरी केयर लेवल इंस्टीट्यूट एंड द हॉस्पिटल जो था वो एक पीएमएस हॉस्पिटल था। विलय के बाद अब हॉस्पिटल भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट का इंटीग्रल पार्ट है। एक ही संस्थान में 2 सिस्टम्स बहुत मुश्किल होते हैं मैनेज करने। तो गरीब तबका है, 100 रुपए का पर्चा तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन ये जो एलएफटी, केएफटी या सीबीसी या जो भी जांचें होती हैं, जो जिसके जो दर बढ़ गए हैं, उसको कैसे अफोर्ड करेगा? बल्कि ये हॉस्पिटल ये एफिलेटेड गवर्नमेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल है,
इस तरह से और भी कॉलेजेस हैं जो अभी भी अपने दर वही रखे हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने ही रेट क्यों बढ़ा दिए अपने? जी, ये इस जो पहली चीज है, जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस होते हैं वो मार्केट रेट से कहीं कम होते हैं, नो प्रॉफिट पे होते हैं। जी हाँ, तो 2 साल बीतने के बाद इस साल अप्रैल में शासन ने नए नियमों का आदेश जारी किया था, जिसे आज से लागू कर दिया जा रहा है। नए नियम लागू होने पर मरीजों को इलाज के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर गरीबों को अब इलाज कैसे मिलेगा? रेहड़ी लगाने वाला इंसान 100 रुपए का पर्चा और महंगी जांचें कैसे कराएगा? फुटपाथ पर सोने वाला इंसान लोहिया अस्पताल से अपनी दवा कैसे लेगा? और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भरत शेट्टी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शालिनी पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और अब भाई हमारे साथ सीएमओ भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भरत, सबसे पहले मैं रुख आपका करूंगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब 1 रुपए का जो पर्चा मिलना था, अब वो 100 रुपए का पर्चा मिलने लगा है। और बात सिर्फ पर्चे की ही नहीं है कि सिर्फ पर्चा ही 100 रुपए का है। अन्य जो जांचें हैं वो भी महंगी हो गई हैं, दवाइयां जो हैं वो भी महंगी हो गई, और इन सभी का बोझ जो है वो गरीब जनता की जेब पर पड़ने वाला है। भरत की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। भरत, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज प्राप्त हो रही है आपको? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी देखिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अमीर लोग अपना इलाज के लिए नहीं जाते थे, वहाँ पे अपना इलाज के लिए नहीं जाते थे। जी। वहाँ पे वही लोग आते थे गरीब तबके के लोग पहुँचते थे वहाँ पे, लेबर क्लास लोग पहुँचते थे। वो लोग अपना 1 रुपए का पर्चा बनवाते थे और अपना इलाज करवाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो 1 रुपए का जो पर्चा था, जो ओपीडी चार्ज था, वो 100 रुपए का कर दिया गया। ये गरीब जो आदमी पर बोझ साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया पे जो उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से लोग पहुंचते हैं और वहां पर इसीलिए पहुंचते थे कि जो ट्रीटमेंट अच्छा मिले और साथ साथ उनका जो इलाज में जो हो वो पैसा ना पड़े। लेकिन अगर अब बात करें, जो छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हीं की जैसे ये लोहिया हॉस्पिटल ने अपना चार्ज बढ़ा दिया है। तमाम जो बेड के चार्ज बढ़ गया है, सिटी स्कैन का चार्ज बढ़ गया है। कहीं ना कहीं आम आदमी और गरीब आदमी के ऊपर बोझ एक बार और आ गया है, क्योंकि रिक्शा चालक है 100-200 रुपये कमाता है पर डे। अगर अपना इलाज करवाने वो जाएगा तो वो 100 रुपये का ही पर्चा बनवाएगा, तो उसको क्या बचेगा? लेबर मिस्त्री की बात करें, 300-400 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं। अगर उनको अपना इलाज करवाना पड़े, वहाँ जाएंगे 100 रुपये का ओपीडी पर्चा बनवाएंगे तमाम। उसके बाद जो सिटी स्कैन्स होंगे और तमाम तरीके के जो उनको बीमारियों से चेकअप करवाने पड़ेंगे, उनके ऊपर काफ़ी बोझ बढ़ गया है। 2019 में प्रस्ताव भेजा गया था, अब प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कहीं ना कहीं प्रस्तावित जरूर पास हुआ, लेकिन बोझ गरीब आदमी के ऊपर एक बार फिर बढ़ गया है, जो अपना इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए, तमाम जो सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कहती थी, तमाम जो चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि मेडिकल सुविधा में और बेहतर सुधार होगा, सुधार होना भी चाहिए, लेकिन गरीब की जो जेब पर और गरीब के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भरत, लेकिन ऐसी भी सूचनाएं थी पहले से भी कि ये जो 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए का, अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया है ये, लेकिन पहले भी ये 100 रुपए का दिया जा रहा था। कई ऐसी खबरें आई थी कि 100 रुपए का पर्चा लोहिया अस्पताल में दिया जा रहा है, हालांकि वो पर्चे तक ही सीमित था। देखिए लोहिया संस्थान की अगर बात करें, बीच में कवरेज के लिए भी तमाम जो लोग पहुंचे थे, तो एक बार उन्होंने पत्र जारी कर दिया था संस्थान ने कि मीडिया की परमिशन नहीं है। फिर इस पर स्वास्थ्य जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी उप डिप्टी सीएम है, जो उन्होंने भी इस पर देखा और संज्ञान लिया और तत्काल वो जो मीडिया की एंट्री पर रोक थी वो उठ गई। तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं हॉस्पिटल के अंदर जो कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से हो रही थी और आम आदमी के जो ऊपर लगातार जो बोझ बढ़ता जा रहा था, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरा नहीं था, क्योंकि गरीब जनता ही हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो इलाज करवाती है। अब जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो डॉक्टर से छोटे छोटे अस्पतालों से, सरकारी हॉस्पिटलों से रिफ़र करते थे कि आप राम मनोहर ले जाइए, वहाँ पे तो इलाज जो सरकारी हॉस्पिटल थे जिलों में, वहाँ तो फ्री में होता है। उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी उनको फ्री में प्रोवाइड होती हैं। लेकिन अब वो लोग लोहिया आएंगे, अगर कोई क्रिटिकल केस होगा तो और उनका ज़्यादा खर्चा होगा। कुल मिलाकर जो गरीब जनता है उसके ऊपर लगातार
बोझ बढ़ता जा रहा है। और मेडिकल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, लोहिया संस्थान ने जो प्रस्ताव जो पारित हुए, कहीं ना कहीं बोझ इसको जरूर कहेंगे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, लोहिया संस्थान को भी ध्यान देना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल कह सकते हैं इसको, ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जी बिल्कुल भरत, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी हम आगे लेंगे। शालिनी पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शालिनी पांडे जी, मेरा सवाल अब आपसे है। एक तरफ जहां जो पर्चा 1 रुपए का मिलता था, आज वो पर्चा 100 रुपए का हो गया है। और बात सिर्फ पर्चे तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि दवाइयां जो है वो भी अब महंगी हो रही हैं। जो जांचें मुफ्त होती थी, उन जांचों पर भी अब पैसा लगेगा। ये तमाम जो चेंजेस हैं वो अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा असर जो है वो गरीब जनता की जेब पर पड़ने वाला है? देखिए यशी जी, इसको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। लोहिया अस्पताल और लोहिया इंस्टीट्यूट दो अलग अलग संस्थान थे जी। इंस्टीट्यूट में इलाज जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह होता था। वहां पे जो खर्चा बनता था वो बिल्कुल आपके संवाददाता कह रहे हैं, वहां पे कार्ड बनता था और वो मेरे ख्याल से 100 रुपए या 50 रुपए में ऐसे कार्ड वो बनता था, जहाँ पे एक गरीब आदमी अपना इलाज करा सकता था। अब देखिए, जहाँ अब ये पर्चा 100 रुपए का हुआ, 100 रुपए का पर्चा बनवाने के बाद गरीब आदमी जाएगा डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, फिर वो उसको दवाइयां भी बाहर की ही लिखेंगे, अस्पताल की दवाइयां नहीं लिखेंगे, क्योंकि अस्पताल में दवाइयां कौन सी मिलती हैं? कैल्शियम की मिल जाएगी, विटामिन की मिल जाएगी और पैरासीटामोल मिल जाएगी जी। इसके अलावा ज्यादातर दवाइयां बाहर की ही डॉक्टर्स लिखते हैं। जांचें इतनी महंगी महंगी होती हैं, जिसमें 5-5 हजार का तो सिर्फ सिटी स्कैन होता है। लोहिया इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ, जो कि बताया जाता है कि ये भी सरकारी ही अस्पताल है। 5-5 हजार की जांचें होती हैं। इसके अलावा जांचों का समय दिया जाता है कि आपको समय दिया जा रहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जी। पेशेंट के साथ तीमारदार आते हैं, उनका रहना, उनका खाना, उनका आना जाना, कि वो कितनी दूर से आ रहे हैं पेशेंट के साथ, ये सारी चीजें एक साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो सच में ये बहुत ही बुरी चीज है कि एक गरीब आदमी अपना इलाज कैसे करवाएगा। वो तो इसी चीज में टूट जाएगा कि भैया हम राम मनोहर लोहिया जाएं क्यों, हम क्यों सरकारी अस्पताल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी जी, यही एक बड़ा सवाल है कि भाई जब हमें 1 रुपए के बजाय 100 रुपए देने होंगे तो हम कहीं और दे देंगे। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की भी बात करें तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी 100 रुपए फीस है महज। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 100 रुपए में पर्चा बनाते हैं और उस पर्चे को कंटिन्यू 1 महीने तक करते हैं। अब ये भी नहीं पता कि ये 100 रुपए का पर्चा कितने दिन तक वैलिड रखेंगे, इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये पर्चा कितने समय तक वैलिड होगा। बाहर छोटी छोटी क्लिनिक्स पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं उस पे लिखा होता है कि ये पर्चा कितने दिन का वैलिड। बिल्कुल। अब ये हमें नहीं मालूम है कि लोहिया अस्पताल में ये पर्चा कितने दिन तक वैलिड होगा। कुल मिला के मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब व्यक्ति जाता है। आप तो पहली बात, सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स की आपूर्ति है, मतलब वहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं रहते जो ठीक से इलाज करा पाते हैं। आईसीयू में आप चले जाइए, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है सीरियस पेशेंट्स की। आईसीयू, केजीएमयू, मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल, लोहिया हॉस्पिटल, वहां पे आपको अपना सोर्स लगाना पड़ता है कि भैया मेरा पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है, कृपया करके मेरे पेशेंट को एडमिट कीजिए। ये हालत है। आप रेट बढ़ाते जा रहे हैं, आप सारी चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, आप दवाइयां महंगी करते जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाएं नहीं सुधार रहे हैं। भाई आप वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड कराइए ना, आप क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा आईसीयू बना रहे हैं? पर्चा अगर आप 100 रुपए बना रहे हैं तो क्यों गरीब आदमी बिना वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के मर रहा है? अभी परसों की बात है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक बच्चे को एडमिट कराया था, 25 साल का वो लड़का था, शलभ जी के माध्यम से उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, कैंसर पेशेंट। उसको मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं दिया गया जी। वो बेचारा, उसका परिवार इतना गरीब आदमी था, वो लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में, यूनाइटेड हॉस्पिटल में उसको लेकर गए, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सब चीजें क्योंकि इतने संवेदना लोगों में है नहीं कि इस चीज को गंभीरता से लिया जाए। हाँ, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बता देंगे कि हमने 100 रुपए का पर्चा बनाया है, इस कारण से बनाया है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है।
हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इस देश की सरकार को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन यही दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सरकार विफल हो गई। बिल्कुल शालिनी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। आप अपनी बात को पूरा कर सकती है जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि कोविड एक ऐसा दौर था जिसके बाद हम लोगों की ये आंखें खुली कि हम लोग के देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? जी, स्वास्थ्य व्यवस्था की है। आपके चैनल पे मैं 3-4 बार डिबेट पे बैठ चुकी हूँ जहां पर ये सीएचसी अस्पतालों की दुर्दशा का जो वर्णन हुआ था, जिसमें बताया गया था कि क्या हालत है कि स्वीपर इंजेक्शन लगा रहा है, फला जगह ऐसी कंडीशन है, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जी, आप देखिए ना, ब्रिजेश जी इतना निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हालत है डॉक्टर्स की कि वो तत्परता से काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं। हम ये नहीं कह रहे सारे डॉक्टर्स इसकी जिम्मेदार जी, लेकिन शासन प्रशासन जिम्मेदार है क्योंकि वो उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस दिन उचित कार्रवाई इन डॉक्टर्स के खिलाफ होगी उस दिन देखिए सारी व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। दूसरी चीज, प्रशासन को प्रशासन का जो ये निर्णय है ये बहुत ही निंदनीय है। 100 रुपए का पर्चा तो बिल्कुल नहीं, आप मिनिमम कर देते, आप 1 रुपए से 10 रुपए बढ़ा देते। 10 रुपए एक गरीब आदमी भी अपने इलाज के लिए निकाल सकता है। 100 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उनके एक दिन की जीविका का साधन है 100 रुपए। बिल्कुल, रेहड़ी पटरी वाले 100 रुपए बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। उनके पास 100 रुपए तो मुझे लगता है कि 100 रुपए में, और सिर्फ उनको इलाज नहीं कराना है, 100 रुपए में अगर मैं कह रही हूँ मैं उनको 200 रुपए भी मिलता है, मैं मान लीजिए कि उनको एक दिन में 200 रुपए मिलता है, तो उस 200 रुपए में 100 रुपए अगर वो इलाज के लिए दे देंगे, दवाई और जांच का क्या होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये, उनके घर का खर्चा भी तो होगा, घर में लोग भी तो होंगे, उनका क्या होगा। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के बाद अब बताइए सरकारी अस्पतालों में अब महंगाई बढ़ने लग गई। आप इस महंगाई में सोचिए ना कि 100 रुपए व्यक्ति के लिए जो रोज कमाई करता है, रोज खाना खाता है, उस व्यक्ति के लिए 100 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है जी। वो 100 रुपए कमाता है तो सोचता है कि हाँ 2 दिन की सब्जी आ जाएगी या 1 दिन की सब्जी आ जाएगी या दाल आ जाएगी। दाल भी आपने इतनी महंगी कर रखी है, 120 रुपए 150 रुपए किलो महंगी कर रखी है। तेल आपने 170 रुपए किलो महंगा कर रखा है। आप क्या कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए? बिल्कुल शालिनी जी, कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है। और ये बड़ी बात यह है कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पे सिर्फ गरीब जनता जाती है, और गरीब जनता की जेब पर ही इसका असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बहुत अमीर आदमी जाता हो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए। जाता है अमीर आदमी जाता है, आप देखेंगे नेता मंत्री जाते हैं, लेकिन उनको सारी व्यवस्थाएं सब ऑन बेड ऑन टेबल सारी चीजें मिलती जी। उसको लाइन में नहीं लगना पड़ता है जी कि पर 20 नंबर बाद या 1 नंबर बाद या 4 नंबर बाद मेरा नंबर आएगा। उसको सारी व्यवस्थाएं ऑन टेबल मिलती हैं। जी। आपने कभी किसी नेता मंत्री को देखा? ये जितने अधिकारी हैं, ये जो बना रहे हैं, ये जितना प्रस्तावित कर रहे हैं, इनको कभी देखा लाइन में लगते हुए? ये कभी लाइन में नहीं लगते जी। लाइन में कौन लगता है? गरीब आदमी लगता है, और जिसके साथ पूरा खेल हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय चीज है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। 100 रुपए तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। आप 10 रुपए कर देते हैं, हम मान रहे, चलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 100 रुपए पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 1 रुपए से आप उसको 10 रुपए कर दीजिए। 100 रुपए आप किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं? हर चीज बस थोप देना है जनता पे। मिडिल क्लास गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? जी। दवाइयां इतनी महंगी कर रखी हैं आपने, टेस्ट इतने महंगे कर रखे हैं आपने। आयुष योजना के तहत आप बता देंगे कि जाइए इलाज कराइए, जरा जाइए देखिए कार्ड बनवाने में कितना पैसा लेते हैं आयुष का। हम लोग जानते हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं, हमें पता है कितना पैसा लेते हैं लोग कार्ड बनवाने में। शालिनी जी बिल्कुल बनी रही हमारे साथ, आपसे और भी हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल है हरियाणा से। अनिल जी अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैडम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों पर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये अपना ओपीडी के नाम पर मनमर्जी से वसूल करते हैं, न सरकार ध्यान दे रही है, न मतलब ये जो बुद्धिजीवी है आपके यहाँ पर कोई सोशल वर्कर है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। इसके कारण क्या है? बिल्कुल अनिल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। हमारे साथ अनिल दर्शक हरियाणा से जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम लगनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं छूट रहे हैं तो प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम कैसे लगेगी? शालिनी जी
हमारे साथ यहाँ पर एक दर्शक जुड़े जिन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम क्यों नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर तो सरकारी अस्पतालों पर उल्टा खेल हो रहा है, तो हम प्राइवेट अस्पतालों की तो बात ही नहीं करेंगे फिर। नहीं, वो अपना दर्द सही बता रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे गली गली में कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, वैसे ही सरकारी अस्पताल खुल गए हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे गली गली में कोचिंग सेंटर खुल गया। आपने देखा होगा, आप क्योंकि लखनऊ में रहती होंगी तो आपने देखा होगा कि चौक से लेकर दुबग्गा से लेकर हुसैनगंज हर छोटी जगह पे आप। और फर्जीवाड़ा भी बहुत है भाई, फर्जी डॉक्टर्स है, फर्जी डिग्री लेके बैठे आए दिन उजागर होता है, भांडाफोड़ होता है। ये वही लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों के बाहर खड़े होते हैं, वहां देखते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति आया है, उसको पकड़ लिया, उसको पता चला कि यहाँ पे आपका 10,000 में ऑपरेशन होगा, पल्ला जी के हम 5,000 में करा देंगे। ये दलाल होते हैं, ये वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को। मैं बता रही हूँ, मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, पूरी लिस्टिंग है इन सब चीजों की कि किस तरीके से ये पूरा धंधा चल रहा है। और ये 100 रुपए लगा के 100 रुपए पर्चा बढ़ा के इन्होंने और इस चीज को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल, क्योंकि आप लगाम कर सकते नहीं है। आपने इतनी सारी लैब्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सबको दे दिया कि भैया जो IVF भी खुल रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खुल रहे हैं, लेकिन इनमें कभी कोई देखने नहीं जाता है, कोई निरीक्षण करने नहीं जाता है कि किस तरीके से अपना सिस्टम चला रहे हैं। कैसे इतनी जल्दी फटाफट इतने सारे लोगों का सेंटर खुल गया, कहाँ से इन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जी, कोई लगाम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी जी, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखती हूँ। कहीं ना कहीं अस्पतालों के मामले में, क्योंकि आए दिन हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आए दिन हम ऐसी खबरें बताते हैं, ऐसी खबरें पढ़ते भी हैं कि जहाँ पर अस्पतालों की या तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, या सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके अपने पर्सनल क्लिनिक्स हैं, वो पहले अपने अस्पताल में सरकारी अस्पताल में बैठते नहीं हैं, उनके अपने जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ जाकर बैठते हैं, वहाँ पर मरीज वहाँ फिर मोटी फीस जो है वो वसूल की जाती है। इस तरीके की खबरें तो बहुत आम हो गई हैं। भरत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने वहां पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर आए मरीजों से बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है ये जो चेंजेस हुए हैं इनको लेकर? देखिए, बिल्कुल जब वहाँ पे मरीज पहुँचे हॉस्पिटल में तो उनको जानकारी नहीं थी कि जो 100 रुपये का कर दिया गया। कुछ लोग जो भी गरीब तबके के लोग थे जो इलाज करवाने पहुँचते हैं, जब उनसे हम लोगों ने बात करी तो वो लोग साफ निराश दिखे हॉस्पिटल में पहुंचकर। उन्होंने कहा कि अगर हमको यहाँ पे 100 रुपये देना है तो हम अपने गांव में हमारे डॉक्टर 50 रुपये में दवाई भी दे देता है, हम उनको दिखाएंगे। वहाँ पे लखनऊ में 1 रुपये में लोहिया हॉस्पिटल में पर्चा बनता था, वहाँ पे हमको ट्रीटमेंट मिलता था। अब दवाइयाँ भी हमको खरीदनी पड़ेंगी, हमारे स्कैन भी हमारे जो करवाना पड़ेगा उसका भी हमको चार्ज देना पड़ेगा। तमाम तरीके के अब चार्ज जो कर दिए गए हैं। लोगों में साफ तौर पर गुस्सा भी दिखा, क्योंकि हम बहुत दूर से आए, हम 200 रुपये किराया लगा के आए, हम 6-7 दिन बाहर रुकते हैं, यहीं खाना बनाते हैं कि हमारा इलाज कम से कम फ्री में हो रहा है, हम खाना खा लेंगे 20-30 रुपये 50 रुपये खर्च करके। लेकिन अब इलाज भी होगा पैसे में, दवाइयाँ भी आएंगी पैसे में, सिटी स्कैन तमाम जो टेस्टिंग होगी वो भी होगी पैसे में। तो आम आदमी जो है, गरीब तबके का जो लोग है, वो अपने गाँव में इलाज करवाएंगे। गांव में भी इलाज होगा तो वो भी ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा। जो डॉक्टर जो थोड़े से कम पढ़े लिखे और जो फर्जीवाड़ा है वो ज़्यादा फैलेगा। कहीं ना कहीं आम जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर ये मार पड़ी है इलाज को लेकर, और उनमें जो साफ तौर पर गुस्सा है वो देखा गया है। लेकिन गुस्सा वो आप क्या कर सकते हैं, जो फैसला लिया है प्रशासन ने लिया है, लेकिन नाराज़गी है वो साफ तौर पर देखी गई है। जी बिल्कुल भरत, जिस तरीके से हमारे डिप्टी सीएम जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं अस्पतालों में, इन दोनों हम देखते हैं कि क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो वो लगातार जाके अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर। और राम मनोहर लोहिया की जो निदेशक है उनकी मैं अभी बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, यहाँ पर बेड जो हैं वो मुहैया कराए जाएंगे, यहाँ पर और फैसिलिटीज़ जो है बढ़ाई जाएंगी। अभी तक क्यों नहीं कराई गई? अभी तक तो लोग वहाँ पर जो बदहाली की स्थिति देखने को मिल रही थी, कितनी परेशानियां होती थी लोगों को पहले भी। आज अगर 100 रुपये आप उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, आप एक तो गरीब जनता के साथ पहली बात तो मजाक कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की याद आ रही है, अब आपको ख्याल आ रहा है कि अब हमको व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। अभी तक जो लोग वहां पर इलाज करवा रहे थे उनको कितनी परेशानियां हो रही होंगी पहले से भी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से रेट को इंक्रीज़ किया है,
कहीं ना कहीं बातें रखी हैं कि हम अपने आप को डेवलप करेंगे और बेटर बनाने के लिए काम करेंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए वो उन मजबूर लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अपना इलाज करवाने, अपने साथियों को, अपने परिवार लोग, बच्चों को जो इलाज करवाने लोहिया पहुंचते हैं, उनसे पैसा लेकर वो डेवलपमेंट करेंगे। क्या सरकार जो लोगों से टैक्स ले रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए तमाम जो योजनाएं ला रही है, क्या उसके अंतर्गत ये नहीं आता? क्या अपने आप को बेहतर करने के लिए लोहिया संस्थान क्या कुछ और कदम नहीं उठा सकती थी? या गरीब आदमी पे ही जोर देना जरूरी था? 100 रुपये का ओपीडी और तमाम तरीके के टेस्टिंग के पैसों को बढ़ाकर कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम जो सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। वो जब से डिप्टी सीएम बने तब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने, उनके कई निरीक्षण हॉस्पिटल में देखे और कई खामियां में भी दिखी हैं। डॉक्टर्स की जो लापरवाही है उसके बाद भी उजागर होती रही है। लोहिया संस्थान की हम लोग अगर बात कर लें, वहाँ पे भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर उनको पेशेंट्स को वहाँ रिफ़र कर देते थे। जो वहाँ के गार्ड हैं, जो तमाम जो निचले स्तर के लोग हैं, वो वहाँ पे एम्बुलेंस कर्मियों के साथ मिलकर जो इलाज करवाने गरीब आते थे उनको पैसा ऐड के दूसरी जगह भेज देते थे कि आपको वहाँ पे इलाज बेहतर होगा। इन सब सुविधाओं पर जो असुविधाएं हैं, इन पर ध्यान देनी चाहिए। जो उसको बेहतर करने के लिए तमाम तरीकों का और प्रयास करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 रुपये बढ़ा के और अदर में जो चार्ज करके आप गरीबों से ही वसूली करें। स्वास्थ्य को बेहतर करना है, स्वास्थ्य विभाग को अपने आप को और कदम उठाना पड़ेगा, प्रशासन को और बेहतर तरीके से सोचना चाहिए कि गरीब तबके के लोग से अगर पैसे की वसूली होगी तो कहीं ना कहीं गरीब लोग हॉस्पिटल में जाना बंद कर देंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरीके से लोहिया संस्थान बहुत बड़ा नामी हॉस्पिटल है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी लखनऊ में लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, अब वो आना कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल भरत, इसमें कोई दुराई नहीं है कि लोहिया अस्पताल में बहुत मरीज आते हैं, बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, भीड़ लगती है। और मैं आगे इस पर आगे भी बातचीत करूंगी। हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, देशबंधु शर्मा जी हैं कानपुर से। देशबंधु जी, क्या कुछ कहना है? जी ये बताइए, पहले जवाहरलाल रोहतगी जो है ये कानपुर में जो है, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट में ये 40-40 हजार रुपए मोतियाबिंद के मांग रहे हैं, तो कैसे हम देंगे? बिल्कुल, हम आज इसी पर बात कर रहे हैं देशबंधु जी कि ये जो सरकारी अस्पतालों में लूट मची हुई है, गरीबों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, आज हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि भाई जब सरकारी अस्पतालों की ये हाल है तो हम प्राइवेट अस्पतालों पर तो क्या ही चर्चा करेंगे। वैसे देशबंधु जी, मैं आपको बता दूं कि आप जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वो सरकारी और प्राइवेट दोनों है बाय द वे। ये तो सरकारी सही तो समझे ना, तो अब गरीब आदमी 40-40 हजार रुपए दे के कैसे काम कर पाएगा, कैसे चला पाएगा रोजी रोटी? बच्चे पालेंगे कि 40-40 हजार रुपए उनको हाँक कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देशबंधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी सरकारी अस्पतालों को लेकर अपनी राय रखना चाहते हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। शालिनी जी, क्या कुछ कहना है? आपने यहाँ पर देशबंधु जी को सुना, 40,000 रुपए मोतियाबिंद के इलाज के लिए। वही तो मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कहाँ से इस प्रकार के लोग आ रहे हैं और कौन ये सब रूल्स और रेगुलेशंस बना रहा है। मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन जो 5 से 7 हजार रुपए मिनिमम लगता है, उसमें लेंस आपको लगवाने पड़ते हैं, वो आप अपने हिसाब से अपने बजट अनुसार आप लगवा सकते हैं। लेकिन 40,000 रुपए, मतलब आप सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा अमाउंट है। जी, सरकारी अस्पतालों में भी अगर 40,000 रुपए व्यक्ति देगा तो किसी बेहतर दिल्ली एम्स में जाकर इलाज नहीं करा लेगा, मेदांता में जाकर इलाज नहीं करा लेगा, वो सरकारी अस्पताल क्यों आएगा? इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। खैर, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है शालिनी जी, और लगातार हम इसीलिए बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि अभी भरत कह रहे थे शालिनी जी कि दूर दूर से लोग आते थे लोहिया अस्पताल। मैं वापस आऊंगी, हमारे साथ दिनेश एक दर्शक जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? दिनेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं पांडे जी से, शालिनी पांडे से बात करूंगा। जी शालिनी जी, आपको सुन पा रही है दिनेश जी? हाँ शालिनी जी, कानपुर में एक हॉस्पिटल है, सूर्यवंशी हॉस्पिटल। जी, सूर्यवंशी हॉस्पिटल है जी। और सूर्यवंशी हॉस्पिटल वो चैरिटेबल हॉस्पिटल था। जब उसको जमीन दी गई थी जी, तो चैरिटी के हिसाब से दी थी, बस जो उस समय की नगर निगम थी, परंतु उसमें बहुत ही बेहतरीन किस्म का इलाज चलता है और बड़ी लूट है।
सरकार की तो चाहिए है। दिनेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। दिनेश जी, कुलवंती हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ये, और दिनेश जी का लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। तो शालिनी जी, दिनेश जी मुझे नहीं पता कि किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी। वो किसी कुलवंती हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। खैर, हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि भी भरत जी जिस बारे में बात कर रहे थे कि भरत जी कह रहे थे कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। कई लोगों से बातचीत हुई है, तो उनका भी ये कहना है कि भाई हम इलाज अगर कराने के लिए आएंगे तो हम 1 रुपए का पर्चा ही बनवाएंगे। अगर 100 रुपए का ही पर्चा बनना है तो हम अपने ही राज्य में क्यों ना बनवा ले, या फिर हम अपने ही क्षेत्र में क्यों ना इलाज करवा ले। हम इतनी दूर क्यों आएंगे आके? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गरीबों का पर्चा 100 गुना महंगा, और हम इसी पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। शालिनी जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता भरत शेट्टी लखनऊ से बने हुए हैं हमारे साथ। शालिनी जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं। उमेश जी है मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि यह प्रदेश में गरीबों का रहने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब गरीबों का इलाज इतना महंगा हो गया है, ना वो इलाज करा सकता है, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। कि जीने का अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो वो उसका जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ हो जाता है उसे धक्के मिलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा उपाय करना चाहिए कि गरीब रहो मत। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि न्यूज पर कॉल करने के लिए। रईस लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैडम, ये जो हॉस्पिटल है जी, रईस जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके। ये जो हॉस्पिटल है मैडम, अपना 100 रुपए का पर्चा बना रहे हैं। जी 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 बंद कर दिया मैंने पूरा। अभी ये 100 रुपए का पर्चा आप बना रहे हैं मैडम, 60-70 रुपए का दवाई तो गांव में मिल जाता है, तो 100 रुपए की दवाई का मतलब क्या हो गया? अभी आप बताइए, जो 50, 100, 150 रुपए की दिहाड़ी करने वाले हैं जो जी, तो वो लोग क्या करेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी बारे में बात भी कर रहे हैं रईस जी कि भाई जो लोग 100 ही रुपए कमा रहे हैं या जो 150 रुपए भी कमा रहे हैं, तो वो घर कैसे चलाएंगे? सारा पैसा तो उनका इलाज में ही लगेगा, और 100 रुपए का तो सिर्फ पर्चा बन रहा है। दवाइयां भी महंगी हो रही हैं, जांच भी महंगी हो रही है, तो इतना पैसा आखिर गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? यही सवाल है रईस जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर कॉल करने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस मामले से जुड़ी। अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। शालिनी जी, सीधे आपका रुख करूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछा था। जी जी,
सवाल एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं भूल गई हूँ क्या पूछा। जी शालिनी जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि यहाँ पर अभी भरत जी इस बात को कह रहे थे कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो अलग जिलों से आते हैं, वो अब उनके मन में ये सवाल है कि अगर हमें 100 रुपए ही देने होंगे तो हम अपने ही जिले में इलाज कराएंगे ना, हम लखनऊ क्यों आएंगे? नहीं, देखिए बात वो सही कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि राम मनोहर लोहिया हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनें, जो स्पेशलिटी यहाँ इन अस्पतालों में है, वो जिला के अस्पतालों में नहीं है। हालांकि खुल रहे हैं अस्पताल, लेकिन वो सुविधाएं, वो डॉक्टर्स अभी वहाँ अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी हो रही थी कि मैडम ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये इस चीज का जवाब दे दे मैडम कि आप हर चीज टैक्स के माध्यम से ले रहे हैं, गरीब आदमी भी किसी न किसी माध्यम से आपको टैक्स दे रहा है जी। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन्हीं हेल्थ से ही आपको जो है गरीब आदमी से ही लेके अपना सुविधाएं आपको बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जी। इसके लिए तो बजट अलॉट होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बजट अलॉट करती है जी। हर साल, हर 5वें साल सेंट्रल से आता है आपको बजट, हर साल आपको यूपी गवर्नमेंट से बजट आता है जी। लाखों रुपए सैलरी आप उठाते हो, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गरीब आदमी से लेके ही बनाना है? बेड आपको गरीब आदमी से ही लेके बनाना है जी। आप ये भी प्रस्तावित कर देते ना कि हम जो है अब जितनी 2 लाख रुपए सैलरी मुझे महीने में मिलती है, हम 1 लाख रुपए ही महीने में सैलरी लेंगे, 2 लाख रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दान करेंगे जी। बिल्कुल शालिनी जी, 100 रुपए। बिल्कुल शालिनी जी, इस पर आगे जरूर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मनोज जी लखनऊ से। मनोज जी, अपनी राय रख सकते हैं आप? जी, मैं राय चैनल काफी देखता हूँ, और जैसे आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए में कर दिया गया है, तो ये निहायत बड़ा गलत और शर्मनाक चीज है। गरीब आदमी तो जाने से रहा लोहिया अस्पताल में, जो बेचारा एक सोचता था गरीब आदमी की साहब यहाँ मैं जाके अपना इलाज करा लूंगा जी। बिल्कुल मनोज जी, हम इसीलिए आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई जो गरीब आदमी है वो कैसे जा पाएगा। 1 रुपए का पर्चा सीधे 100 रुपए का हो गया है, और जो व्यक्ति सिर्फ 100 रुपए कमाता होगा उस व्यक्ति के लिए ये पर्चा बनवाना तो और भी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अनिल झा जी जुड़ चुके हैं, जो कि सपा प्रवक्ता हैं। अनिल झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। नमस्कार अनिल जी, क्या कुछ कहना है? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो 1 रुपए का पर्चा था अब वो 100 रुपए का बन रहा है। आज से ये व्यवस्थाएं जो है वो लागू कर दी गई हैं, और इसके फायदे भी बताए जा रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, हम और व्यवस्थाएं कर पाएंगे मरीजों के लिए, इसलिए ये 100 रुपए, और साथ ही साथ सिर्फ पर्चा ही महंगा नहीं हुआ, दवाइयां महंगी हुई और जांच भी महंगी हो रही। देखिए, इसके लिए अब इस सरकार में जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, या जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जी, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें रखना चाहूंगा आपको कि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो केंद्र की हैं या राज्य की जहां भी हैं जी, इनको जनता की सरोकार, जो भी चीजें जरूरत की चीजें हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर के खाद्य पदार्थ के महंगाई हो, इनके बारे में वो 2 पैमाने पे देखते हैं। जिस राज्य में उपचुनाव हो या चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है ये सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं, उनको ये लगता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता सुख में है, सुख खुशहाल है, और वो जो चाहें सरकार के, देश के अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे या सेना के नाम पे, सुदृढ़ करने के लिए, उन्नति के नाम पे वो कुछ भी टैक्स, किसी भी चीजों को बढ़ा देते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज 1 रुपए का पर्चा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ शहर में 100 रुपए का क्यों हुआ? क्योंकि अभी तुरंत जो है कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ है, जहां पे लोकसभा का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की शायद बरसों बाद उनकी जीत हुई है, और ये उनका लिक्विड टेस्ट था उनका कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो उत्तर प्रदेश जनता खुशहाल है, वो कुछ भी कर देंगे, देश हित में जनता करेगी, और वही उसका रिजल्ट है। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की उपचुनाव था, वहां पे जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तुरंत 10 रुपए डीजल सस्ता हो जाता है पूरे देश के अंदर, और जैसे ही फिर उत्तर प्रदेश की चुनाव या और जगह की चुनाव वो जीतते हैं 5 राज्यों में, तुरंत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो
देश हित में भारतीय जनता पार्टी 2014 से तमाम तरह की टैक्सें जनता से वसूल रही हैं, गरीब लोगों से वसूल रहे हैं, मध्यम वर्गीय हम जैसे लोगों से इनकम टैक्स के माध्यम से वसूल रहे हैं, और ये वसूलती रहेगी जब तक ये जीतते रहेंगे। और कह भी रहे हैं कि हम 40-50 साल अभी रहेंगे, इस देश में राज करेंगे। तो आप सोच लीजिए, या इस देश की जनता सोच लें कि आने वाले समय में दूसरी श्रीलंका हिंदुस्तान बनने जा रही है। मुझे आज इस टीवी चैनल पर बैठ के कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। हो सकता है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, मुझे जेल में डाल दे इस बात को कहने के लिए, लेकिन आने वाला पीढ़ी देखेगा कि श्रीलंका बनने में भारत को 2-4-5 साल का और समय लगने वाला है बस। जी अनिल जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। मनोज जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, महेंद्र हमारे साथ उन्नाव से जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हैं। महेंद्र, अपनी राय रख सकते हैं आप। ये है कि 1 रुपए का पर्चे का तो कोई सेंस नहीं है। 1 रुपया के बजाय इसको कम से कम और लेकिन बेटर सुविधाएं मिले तो पर्चे की कोई बात नहीं है, अच्छी सुविधाएं। महेंद्र जी, बट यहाँ पर बात सिर्फ पर्चे की नहीं हो रही है, सिर्फ 100 रुपए का पर्चा ही नहीं मिल रहा है, दवाइयां जो हैं वो भी महंगी हो रही है, साथ ही साथ जो मुफ्त जांचें होती थी अब उनका भी पैसा देना पड़ेगा। बात सिर्फ यहाँ पर 100 रुपए की नहीं है। ये मुफ्त की राजनीति कब तक चलेगी? ये मुफ्त से सब काम नहीं चल रहा है सर। थोड़ा बहुत तो अच्छे इलाज के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर सरकारी में कुछ बढ़िया मिले तो बेटर है, और पैसे बढ़ाने से बहुत फायदा नहीं है। ठीक है मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर इस मामले से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। शालिनी जी। यशी जी, मैं एक बार ये मनोज जी से कहना चाहूंगी, जो सपा प्रवक्ता, सॉरी अनिल जी से, कि जनता को मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा है और कोई सरकार मुफ्त में नहीं देती है। ये गलतफहमी है कि कोई सरकार जनता को कोई चीज मुफ्त में देती है। इस बार का जो उत्तर प्रदेश का बजट था वो इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। मुफ्त में दे रही सरकार, बहन जी मैंने कहा ही नहीं, ये वो सज्जन बोल रहे थे, मैंने नहीं कहा कि मुफ्त में दे रही सरकार। मनोज जी दर्शक थे शालिनी जी, और वो इस बात को कह रहे थे, वो इस बात को कह रहे थे कि यहाँ पर जो 1 रुपए का पर्चा है अगर वो 100 रुपए का हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए इस माइंडसेट के भी बड़े लोग पड़े हैं हमारे देश में, जो इस बात को कहते हैं कि भाई 1 रुपए के पर्चा अगर 100 रुपए का, और जैसे कि नाते शाली जी, अगर 1 रुपए का पर्चा 100 रुपए का हो जाएगा तो शायद आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही यहाँ पर मौजूद मैं कहती हूँ सपा प्रवक्ता को भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, भरत जी को भी नहीं पड़ेगा और मुझे भी नहीं पड़ रहा। लेकिन बात यहाँ पर गरीब जनता की हो रही है। गरीब जनता जो है उसको जरूर फर्क पड़ेगा। अगर ये 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का भी होता तो भी जनता को फर्क पड़ता, उस गरीब जनता को फर्क पड़ता। 1 रुपए से सीधे आप 100 रुपए ले रहे हैं, प्लस आप जो मुफ्त यहाँ पर जांच करा रहे थे आप उसका भी पैसा ले रहे हैं, साथ ही साथ आपने दवाइयां जो है पैसा ले रहे हैं उन्हें भी महंगा कर दिया है। अनिल जी का भी पैसा ले रहा है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो जनता से कनेक्टेड है उसको फर्क पड़ेगा, वो चाहे 100 रुपए का पर्चा हो, वो चाहे 10 रुपए का पर्चा हो। नहीं शालिनी जी, आप शायद मेरी बात को अलग तरीके से देख रही हैं। मैं कह रही हूँ फर्क नहीं पड़ेगा इन द सेंस, अगर आपको इलाज कराने जाना है तो आप 1 रुपए की जगह 100 रुपए फीस होगी तो आप खुशी खुशी दे देंगी। हाँ बिल्कुल। देखिए आज इस देश में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की तमाम कैबिनेट मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जगह जगह जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं जी। मुफ्त राशन देने का मतलब क्या है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर नहीं है या अन्य दल के वोटर सपोर्टर नहीं है? इसका मतलब होता है कि आप जब कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ के देश, 140 करोड़ के लोगों को संबोधन हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं समय समय पे, उसमें से अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो, तो जब राशन आप मुफ्त दे रहे हो तो दवा मुफ्त नहीं दे सकते हो आप शिक्षा मुफ्त नहीं दे सकते हो आप। क्यों नहीं दे सकते हो आप? मैं तो कहता हूं कि आप तो बड़े राष्ट्रभक्त और देशभक्त के नाम पे आप आए थे और हैं, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी हैं आज? मैं तो कह रहा हूं एक पार्टी के सदस्य के नाते इस देश में ये परंपरा खत्म होनी चाहिए कि कोई विधायक 9 साल से विधायक है तो 8 साल का पेंशन ले रहा है, 9 साल का वेतन रहा है। अरे आप तो राष्ट्रभक्त हैं, आप तो कुछ नया करने के लिए आए थे, आप क्यों नहीं समाप्त कर दे रहे हैं? अभी हमारे राष्ट्रपति 24 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उनके ऊपर रिटायर होने के बाद करोड़ों रुपया खर्च होगा इस देश के टैक्स पेयर का, आप क्यों दे रहे हैं? पद खत्म, वेतन खत्म, कोई भत्ता नहीं। आप उस पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन ये सोच आप लाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस सोच के विचारधारा के लोग हैं कि आप
एक मुख्यमंत्री 5 साल में चार लोगों को बनाएंगे। ठीक है अनिल जी, लेकिन आप तो मुख्य विपक्ष की भूमिका पर हैं। समाजवादी पार्टी ने एक भी ट्वीट किया है क्या अभी तक? और सिर्फ ट्वीट ही क्यों, मैं कहती हूँ हर काम सोशल मीडिया पर ही क्यों होता है, सड़कों पर क्यों नहीं होता भाई? बताइए, इस देश और प्रदेश की सरकार को किसी विपक्षी के ट्वीट या उसके विरोध करने का कोई राइट दिया है, या उसके ट्वीट का कोई मतलब? अनिल जी, तो आप ये डिबेट चैनल पर बैठकर कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैठे रहेंगे, हम देखेंगे कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने आपको एक ही चीज कह दिया शुरू में, इस देश की जनता वही कुछ करेगी। अब इस देश में विपक्ष तो रहा नहीं। आप देखिए कि जो विपक्ष बना हुआ है, आज गोवा में कांग्रेस के विधायक को तोड़ लिया गया। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे चिल्ला कह रहे हैं कि अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद या उससे पहले बिहार और उड़ीसा और बंगाल बाकी है। तो मेरा कहना है कि देखिए, कोई विपक्ष जब रहेगा इस देश में, ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने देगी, फिर भी अनिल जी आप कोशिश भी नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है ना। कोशिश कर रहा हूँ ना, आपने मौका दिया तो अपनी बात रख रहा हूँ ना। सरकार ठीक है अनिल जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुकी है। सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं देहरादून से, सुशील जी। सुशील जी अपनी बात को रख सकते हैं आप। लगता है सुशील जी से संपर्क टूट गया है। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि 5 रुपए या 10 रुपए पर्ची के हो जाएं, 100 रुपए भी हो जाए तो भी आदमी दे सकता है। हमारे तो हरियाणा में बिल्कुल फ्री है जी। मेरी मिसेज के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और वो हॉस्पिटल गई, 1 रुपया नहीं लिया सरकार ने हमसे और पर्ची दी। और मेडिकल टेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि एक्सरे आप करवाइए, तो एक्सरे के लिए गए तो वो वहाँ एक्सरे मशीन खराब मिली। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं या इस प्रकार बोलते हैं कि यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, हमारे कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल में सब सुविधाएं हैं। सरकारी अस्पताल भी है और ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है वहाँ भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो ये जो कह रहे हैं मेरे दृष्टिकोण में गलत कह रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और शालिनी जी मैं आपका रुक करूंगी, उससे पहले सुधा जी क्या कुछ कहना है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बढ़े हुए दामों को लेकर? क्या भाई अब तो इलाज पर भी डाका डाला गया है? यशवी जी, एक भोजपुरी में कहावत है, उस कहावत से मैं शुरुआत करूंगी कि भैर बियामो करवे का। अब ये सरकार में कुछ भी करें आपको झेलना पड़ेगा। इन लोगों ने साबित कर दिया है, जिस तरह से गैस के दामों से लेके हर चीज की जो बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी नहीं के 100 गुना बढ़ा देना। आप जानती हैं कि लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ का वह जगह है जहां पे प्रदेश के हर शहर से, हर गांव से व्यक्ति आता है, कई दिन रुकता है, अपना इलाज करवाता है। उसमें आप देखेंगे कि जो मुफ्त जांचें थी उसके भी पैसे लगेंगे। जैसे कि सिटी स्कैन का 500 रुपए जो निःशुल्क था जी, आपके चेस्ट एक्सरे का 150 रुपए हो गया, LFT का 125 रुपए हो गया, सोडियम का 35, ऐसे आपने जितने भी टेस्ट, यूरिन कल्चर का 250 रुपए हो गया, सारे निःशुल्क। अब सोचिए, आपने रोजगार छीना, आपने सब कुछ छीन लिया, नौकरी छीन ली, नौकरी नहीं दी, आर्थिक मंदी है, जो कुछ भी है, लोगों ने रोजगार खोया, लोग शहरों से पलायन करके गांव पहुंचे, उनके पास खेत नहीं है, उनके पास काम नहीं है। एक आसरा था कुछ होता है तो हम कम से कम लोहिया जैसे हॉस्पिटल जाएंगे, इलाज तो हमारा मुफ्त होगा, वो भी आपने छीन लिया। और आप बात करते हो कि आप जनता की बात कर रहे हो। अभी जैसा कि अनिल भाई ने कहा कि ये देश की जनता को बोलते हैं मुफ्त अनाज, आप कुछ मुफ्त नहीं दे रहे हो। आपने इस देश की जनता से इतना टैक्स लिया हुआ है, आपने घर से नहीं दे रहे हो, आप हमारे पैसों को ही हम पे यूज कर रहे हो। हमारे अनाज जो हमने उगाया है उसको आप हमको दे रहे हो। लेकिन आपको दिखाने के लिए, बातें करने के लिए, अगर आपको पार्टियां करनी है, आप लोगों को इकट्ठा करना है, तो पूरे लखनऊ की तस्वीर चेंज कर देते हो, तब पैसे खर्च नहीं होते हैं, तब वो आपका एक तरीका होता है अपने आप को दिखाने का। कल जिस तरह से लखनऊ में जिस तरह से चहल पहल थी, गाड़ियों की रेलम पेल आपने देखा होगा, जिस तरह से चीजें हो रही थी, जिस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई उसमें, और 1 रुपए से 100 रुपए तक जाने का पर्चा। आप बताइए, कहते हैं ना कि आपके शहर का रंग गुलाबी है, इससे पढ़ा होगा आपने, तो ये जो गुलाबी रंग दिखाया जा रहा है वो असल में
किसी रंग में ही नहीं है। इन्होंने जीवन के सारे रंग गरीबों से छीन लिए हैं। उसके बाद राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उन्माद विद्रोह लोगों के मन में नैराश्य डाल रहे हैं। और आप जानती हैं कि वो स्थिति दूर नहीं है कि भले ही हमने कहा कि भैल बियाह मो करबे का, जिसने आपको वहां तक पहुंचाया है वही करेगी। और आजकल शादी करने के बाद लोग बंधते नहीं है, अगर उसमें इलाज की जरूरत होती है तो दूर भी होते हैं। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि आप जनता को मूर्ख ही नहीं बना सकते हो। जब वो जागेगी तो उसकी जो मार होती है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, और ये आवाज आएगी। 1 से 100 होना बहुत बड़ी बात है। ये 1 से 2 होता, 5 होता, 10 होता, समझ में आता। आपने 1 से 100 कर दिया, वो भी किसके लिए? सरकारी में जाता कौन है? बिल्कुल सुधा जी, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। और कि जिस तरीके से ये महंगाई गरीब जनता की जेब पर, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा। और चूंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, सरकारी अस्पताल में गरीब लोग ही जाते हैं, और वही नहीं जा पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। सरकारी अस्पतालों पर ताला डाल देना चाहिए फिर तो। AK मिश्रा जी, पूर्व CMO लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है AK मिश्रा जी आपका। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, मैं डॉक्टर AK शुक्ला हूँ। माफ कीजिएगा AK शुक्ला जी, माफ कीजिएगा। नहीं प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। आपने कोई प्रश्न पूछा था? AK शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राम मनोहर लोहिया संस्थान जो है, अब उसका चूंकि विलय हो गया है अस्पताल के साथ, तो अब 1 रुपए का जो पर्चा पहले मिलता था वो अब 100 रुपए का मिलेगा। और पर्चे में जो बदलाव हुआ सो हुआ, उसके बाद उसमें दवाइयां भी जो है वो महंगी होंगी, जो मुफ्त जांचें थी उन पे भी पैसा लगेगा। इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर गरीब जनता की जेब पर पड़ रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो दाम बढ़ाए गए हैं पर्चे के 1 से 100 रुपए जी, इनका कोई अनुपात नहीं है। बढ़ाने के पीछे कोई लॉजिक सरकार ने नहीं दी जी, ना ही शासन की तरफ से कोई लॉजिक, कोई विज्ञप्ति जारी हुई कि 1 रुपए के पर्चे को 100 रुपए में क्यों किया जा रहा है जी। और ये भी अभी पहले एक पूर्व वक्ता ने कहा कि जो सरकारें क्लेम करती हैं कि हम मुफ्त दे रहे हैं, चाहे राशन हो, चाहे दवाइयाँ हो, जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए सरकार टैक्स लेती। जैसे जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, 1 टाइम लाइफ टाइम टैक्स देते हैं जी, लेकिन रोजाना आप टैक्स लेते हैं। जब आप पेट्रोल खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स। जब आप चलते हैं तो टोल टैक्स लिया जाता है। जब आप लेते हैं तो किस चीज का 1 टाइम टैक्स? खाली प्रचार के लिए 1 टाइम टैक्स। इसलिए ये गलत है और इसके सरकार को विचार करना चाहिए। ये भी आपका कहना सही है कि सरकारी अस्पतालों में लोग बड़ी उम्मीद से दूर दूर से नाम सुन करके आते हैं, इस आशा से आते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ बेईमानी नहीं होगी, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। और जो हमारे संविधान में भी स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण अवयव है कि संविधान में भी स्वास्थ्य सेवा देना जाने की बाध्यता है। ठीक है, बिल्कुल बात है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इस पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। एक बार बहुत पहले भी पर्चों के दाम बढ़ाए गए थे जी, फिर कुछ विवाद हुआ तो दाम कम किए गए जी। AK शुक्ला जी, मेरा एक सवाल और भी है आपसे कि इसको इस तरीके से देखा गया, इसका जो रीजन दिया गया है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बेहतर किया जाएगा। बेडों की चूंकि वहां पर व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो बेडों की और व्यवस्था की जाएगी। हम और बेहतर इलाज मुहैया करा पाएंगे अगर ये चेंजेस किए जाते हैं। तो आऊंगी मैं सभा प्रवक्ता जी आपके पास, लेकिन उससे पहले AK शुक्ला जी, एक विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए थी कि हम आज से पर्चे के दाम बढ़ा रहे हैं और उसके बाद हम गरीब जनता को ये सुविधाएं अलग से देंगे। अगर पर्चे बढ़ा रहे हैं तो दवाई भी आपने मुफ्त बंद कर दी जी। भाई, आपको अगर पैसा बढ़ा है तो दवा जिस तरीके से पहले दिया जा रहा था दवाएं देते रहते, या इसके बारे में कॉन्फ्रेंस करके सरकार को इससे स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसा क्या आर्थिक स्थिति खराब हो गई है कि हमको इतना दाम बढ़ाना पड़ रहा है। इस बारे में जनता जानना चाहती है जी। चूंकि वक्त की भी कमी है, अनिल जी मैं चाहूंगी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद सुधा जी आप। जी, मैं आपकी बातों का बस एक छोटा सा सलाह, अगर सरकार तो लेती नहीं है, बट आप जैसे आपने कहा कि ये 1 रुपए का पर्चा 100 रुपया किया गया क्योंकि इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा जी। तो मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ, भारत के आम इंसान, एक नागरिक होने के नाते जी, जितने भी एडवर्टीजमेंट, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार के गुणगान में महीने का खर्चा करती है ना उत्तर प्रदेश सरकार जी। अगर इस पैसे को बचा ले योगी जी तो इससे खाली लोहिया में नहीं, लखनऊ के तमाम ऐसे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है और उस गरीब जनता के ऊपर टैक्स 100 का पर्चा, 1 का पर्चा
100 भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उसमें मुफ्त दवाई और मुफ्त अनिल जी, सिर्फ मीडिया पर ही पैसा थोड़ी ना बर्बाद हो रहा है, और भी तो जगह हो रहा है, वहां से भी बचा सकती है। मैं कह तो रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगी। सुधा जी सरकार का पैसा ही होता है। जैसा कि हमारे अनिल सर ने भी कहा था, सीएमओ सर ने बताया था कि कहाँ पे क्यों ऐसा किया गया जी। तो जो बातें लोग कर रहे हैं, जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है इस बार वो उच्चतम स्तर पे हुआ है। मैं नहीं मान सकती कि ऐसा कुछ अपने पास कोई कमी आ गई थी कि अस्पताल के पैसे से होगा। ये जानबूझ के जनता को परेशान करने की वजह है, क्योंकि जो अगर जीएसटी में आप कलेक्शन उच्चतम स्तर पे है, इसका मतलब आप टोल टैक्स ले रहे हो, कितने बार वसूल हो चुका है, आपके पैसे टैक्स हम पे ही कर रहे हैं। हम 20,000 पाते हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं, हम 28 पाते हैं तब भी दे रहे हैं, तो हमारा टैक्स तो कभी रुकता ही नहीं है। तो कलेक्शन आपके पास ऑलरेडी हो रहा है, फिर ऐसी कौन सी वजह हो गई जो आम जनता के लिए आपने ये 100 गुना बढ़ोतरी की है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, और हम सबका फर्ज बनता है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे सामान्य जन हो, सबको इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आम जनता, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग को हम साथ नहीं खड़े हुए, बिल्कुल सुधा जी, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पर संज्ञान ले और इस पर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर चाहिए। माफ कीजिएगा शान्या जी, क्योंकि वक्त की भी कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गरीबों का पर्चा 100 गुना महंगा। आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1 रुपए का जो पर्चा बनता था, अब वो 100 रुपए का बनेगा। साथ ही साथ दवाइयां जो हैं वो भी महंगी हुई, और जो मुफ्त जांचें होती थी वो जांचें भी अब महंगी हो रही हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, गरीब जनता है, उस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर जनता काफी परेशान नजर भी आ रही है। देखना होगा कि सरकार इस पर आगे क्या रुख अख्तियार करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।